Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब तक की इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अर्थ, उसकी हिस्ट्री, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जैसे विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा की। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक महत्वपूर्ण विषय ग्रुप तथा ग्रुप बिहेवियर के ऊपर चर्चा शुरू की थी। उसमें हम लोगों ने यह जाना कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप का क्या अर्थ है तथा ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बिहेवियर एवं ग्रुप की कौन कौन सी विशेषताएं या उसकी किस प्रकार की नेचर होती है। उसके साथ साथ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया तथा ग्रुप बिहेवियर के थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। लास्ट में हम लोगों ने 5 स्टेज मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ग्रुप एवं ग्रुप बिहेवियर से संबंधित विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्रुप डायनेमिक्स, इंटर ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप इफ़ेक्टिवनेस, टीम, ग्रुप के बीच में डिफरेंस, टीम इफ़ेक्टिवनेस तथा ग्रुप इफ़ेक्टिवनेस एवं टीम इफ़ेक्टिवनेस को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज के इस लेक्चर का जो टाइटल है वह है फाउंडेशंस ऑफ वर्क ग्रुप इफ़ेक्टिवनेस, अर्थात कार्य समूह प्रभावशीलता के मूल्य। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं ग्रुप डायनेमिक्स, अर्थात जो समूह की गति की डायनेमिक्स है उसके बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। तो यहाँ पर हम लोगों को ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में चर्चा करने से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो मानवीय व्यवहार है, वह स्टैग्नेंट या आप कहिए स्टेबल नहीं है, वह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। अब चूंकि मानव का व्यवहार ही परिवर्तित होता रहता है, अर्थात उसका ग्रुप में जो बिहेवियर है वह भी परिवर्तित होता रहता होगा। तो यदि व्यक्ति का ग्रुप में जो व्यवहार है वह बार बार बदल रहा है तो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस, उसकी परफॉर्मेंस तथा ग्रुप की इफ़ेक्टिवनेस, ग्रुप की परफॉर्मेंस के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि किस प्रकार मनुष्य का या व्यक्ति का व्यवहार किन किन परिस्थितियों में ग्रुप में बदलता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग जो ग्रुप डायनेमिक्स है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि हम लोगों का व्यवहार जब हम किसी व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो हमारा व्यवहार उस रिलेशनशिप और उस इंटरेक्शन के अकॉर्डिंगली चेंज होता चला जाता है।
या आप ये कहिए कि जो आपका व्यवहार है यह इसी प्रकार बदलता है जिस प्रकार आप औरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आप उस इंटरेक्शन के अकॉर्डिंगली अपना व्यवहार बदल लेते हैं, या आप कहिए उस इंटरेक्शन के कारण आपका व्यवहार बदल जाता है। दोनों ही शब्दों में यह सुनिश्चित हो रहा है कि जो व्यक्ति का व्यवहार है उसे डिटरमाइन करने में सोशल इंटरेक्शन, इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उसके बाद ये जो थ्योरी है ग्रुप डायनामिक्स की, इसमें कर्ट लेविन का नाम बहुत ज़्यादा आदर से लिया जाता है। लोगों का मानना है कि कर्ट लेविन को ही ग्रुप डायनामिक्स के फादर के रूप में प्रमाणित किया गया है, या लोग कर्ट लेविन को ग्रुप डायनामिक्स के कॉन्सेप्ट के प्रणेता, निर्माता या फादर के रूप में कंसीडर करते हैं। ये जो ग्रुप डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें आप देखेंगे कि दो वर्ड हैं, पहला है ग्रुप, दूसरा है डायनामिक्स। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में ग्रुप का अर्थ, उसकी नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में चर्चा की। आज हम लोग डायनामिक्स जो वर्ड है उसके अर्थ, उसकी नेचर के बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और जब हम लोग इन दोनों नॉलेज को ऐड करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो हमारे पास ग्रुप डायनामिक्स का एक बेटर व्यू, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल होगी। तो जो वर्ड डायनामिक्स है, इसका अर्थ होता है फोर्स। फोर्स का क्या अर्थ है? फोर्स का अर्थ है कि जब भी कोई कार्य हो रहा है, कोई भी चीज़ ऑपरेट कर रही है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो उस प्रोसेस को करने के लिए एक फोर्स लगती है, एक पावर लगती है। तो ये जो पावर है, ये जो फोर्स है, ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हो रही हैं, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, इस सब के पीछे एक स्पेसिफिक फोर्स कार्य कर रही है। हम लोग डायनामिक्स में उसी फोर्स पर फोकस करते हैं ताकि हम लोग ये जो प्रोसेसेस हो रही हैं, ये जो ग्रुप के इंटरेक्शंस हो रहे हैं, इनके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। कॉमनली या ब्रॉडली अगर हम लोग ये देखें तो हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप की जो नीड है वो कैसे डेवलप हुआ और कैसे कंडक्ट हुआ, डायनामिक्स में हम लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। अब ये जो ग्रुप डायनामिक्स है, यहाँ पर हम लोग किस में ज़्यादा फोकस करते हैं? इंटरनल नेचर ऑफ अ ग्रुप। इंटरनल नेचर ऑफ ग्रुप दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग का जो मेंबर्स के बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस, तथा मेंबर के बिहेवियर का उसकी फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर पर इन्फ्लुएंस ओवरऑल एज ए ग्रुप। एंड क्योंकि ये जो ग्रुप है ये किसके पार्ट है? ऑर्गेनाइजेशन के। तो एक इंडिविजुअल की फंक्शनिंग, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर ग्रुप की प्रोसेसेस में, ग्रुप की फंक्शनिंग में, एक ग्रुप मेंबर की तरह, एक ग्रुप की तरह, और एट ए लार्ज एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में। ये जो ग्रुप डायनामिक्स है, इट कैन बी रेफर्स टू द चेंजेस दैट टेक प्लेस विद इन द ग्रुप। अर्थात जो ग्रुप डायनामिक्स है, हम उसे किस प्रकार समझ सकते हैं? चेंजेस, जो ग्रुप के अंदर जो चेंजेस इस्टेब्लिश होते हैं, या जो चेंजेस टेक प्लेस, अर्थात जो चेंजेस वहाँ पर हो जाते हैं या होते हैं, उनके माध्यम से हम लोग ग्रुप डायनामिक्स को के अर्थ को भली प्रकार समझ सकते हैं। उसके बाद जो ग्रुप डायनामिक्स की जो लेविन की जो थ्योरी है, वो क्या एज्यूम करती है कि जो व्यक्ति का व्यवहार है वो किस चीज़ का फंक्शन होता है? व्यक्ति का व्यवहार जो फील्ड, अर्थात जो आसपास का वातावरण है, और जो टाइम है, प्लेस है, एक दूसरे के और जो डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फील्ड का अर्थ है उस व्यक्ति के बियॉन्ड और जितने कारक हैं, वो सारे कारक उस व्यक्ति के व्यवहार को डिटरमाइन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद ये जो ग्रुप इंटरेक्शन है,
ये लेविन ने क्या कहा, ये जो ग्रुप इंटरेक्शन है ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस का क्या अर्थ हुआ कि यहाँ पर अगर मैं किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और ये जो इंटरेक्शन है यदि मैं उसको प्रभावित कर रहा हूँ इंटरेक्शन के माध्यम से, तो उसी इंटरेक्शन के माध्यम से वो मुझे प्रभावित कर रहा है। तो ये टू वे प्रोसेस है, और जो इसका रिज़ल्ट है, पूरा रिज़ल्ट एज ए ग्रुप एज ए होल ये फंक्शन करता है। यहाँ पर ग्रुप डायनामिक्स में दो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं, जो विषय हैं, उसमें पहला है ग्रुप कोहेसिवनेस तथा दूसरा है ग्रुप मोबिलिटी। ग्रुप कोहेसिवनेस का अर्थ है कि ग्रुप एक दूसरे से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में ग्रुप कोहेसिवनेस तथा ग्रुप कोहेसिवनेस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा की। तथा दूसरा क्या है, मोबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप डायनेमिक्स। तो जो ग्रुप है वो किस प्रकार बदलता रहता है, ग्रुप का जो बिहेवियर है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। अगर मेरा एक ग्रुप है, हम लोगों ने डेवलप किया है, तो वो ग्रुप किस तरफ आगे बढ़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग ग्रुप कोहेसिवनेस अर्थात ग्रुप मिलकर कितना एक प्रकार से कार्य कर रहा है, ग्रुप के डिफरेंट मेंबर्स जुड़कर किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, और वो जो कार्य कर रहे हैं वो किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ आगे जा रहा है, हमारे ग्रुप्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें अकम्प्लिश करने में। अब यहाँ पर हमारे लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है समझने के लिए, वो है कि हमें ग्रुप डायनेमिक्स को समझने का क्या इम्पोर्टेंस है, अर्थात हम लोग क्यों ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की इस लेक्चर सीरीज़ में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से अब हम लोग जो आगे डिस्कशन करेंगे वो हम ये जानेंगे कि किस प्रकार ग्रुप डायनामिक्स की अंडरस्टैंडिंग से, ग्रुप की नेचर की अंडरस्टैंडिंग से, टीम की नेचर की अंडरस्टैंडिंग से हम लोग ग्रुप की इफ़ेक्टिवनेस को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, किस प्रकार हम टीम्स की इफ़ेक्टिवनेस को प्रभावित कर सकते हैं, और किस प्रकार ग्रुप और टीम का हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अकम्प्लिश करने में उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है ग्रुप्स आर इनएविटेबल, अर्थात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सोसाइटी में ग्रुप्स का होना आप कभी भी उसे डिनाई नहीं कर सकते। अपरिहार्य का अर्थ है ग्रुप होंगे ही होंगे। आप देखिए सोसाइटी में आप छोटे छोटे ग्रुप्स देख सकते हैं, कुछ ग्रुप फॉर्मल होंगे, कुछ इनफॉर्मल होंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग सोशल बीइंग हैं, हम लोग सोसाइटी में वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, हम लोगों के जो एम्स हैं, गोल्स हैं, उन्हें अचीव करने के लिए हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंस है, जैसा हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया। तो यहाँ पर ग्रुप्स ना हो कभी पॉसिबल नहीं है, हमें ग्रुप में ही व्यवहार करना है, और हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर से भी अधिक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा ग्रुप का बिहेवियर, हम कैसा ग्रुप में बिहेव कर रहे हैं, ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने में किस प्रकार योगदान कर रहे हैं, इसका अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद ग्रुप डायनामिक्स को समझने के बाद हम लोग उन फैक्टर्स के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं जिनसे हम लोग ग्रुप की इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, तथा उन कारकों के भी बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं जिनसे ग्रुप की इफ़ेक्टिवनेस कम हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए एक जो डायरेक्ट रिलेशन है ग्रुप की इफ़ेक्टिवनेस का, हम ग्रुप की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाकर डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद टू इंश्योर फ्यूचर फंक्शनिंग, ग्रुप डायनामिक्स की अंडरस्टैंडिंग से हम लोगों को यह अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि ये ग्रुप फ्यूचर में किस प्रकार की फंक्शनिंग करेगा, किस प्रकार इसका फ्यूचर बिहेवियर होगा या फ्यूचर पर्सपेक्टिव होगा। तो आज हम लोग
इस नॉलेज के माध्यम से ये अंदाज़ा या फोरकास्ट कर पाते हैं कि आने वाले समय में इस ग्रुप की जो परफॉर्मेंस होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, उसमें इस प्रकार बढ़ोतरी होगी, या हो सकता है उसमें इस प्रकार के कुछ डिक्लाइन आए, कुछ उसके फेलियर हों और वो बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर सके। जैसे उदाहरण के लिए यदि हमारा एक ग्रुप है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हम लोगों को धीरे धीरे यह अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि अब इस ग्रुप में कुछ इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स या लीडरशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट या पावर या स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ रहे हैं, पनप रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग यह अपनी इस ग्रुप डायनामिक्स की अंडरस्टैंडिंग और इस डेवलपमेंट से यह फोरकास्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हो सकता है कि ये जो ग्रुप है इतना अच्छा परफॉर्म ना करे और अब किसी हद तक या ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बहुत ज़्यादा बढ़े तो ये ग्रुप डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद ग्रुप डायनामिक्स हमें हेल्प करती है अपने ग्रुप की मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए। तो यदि आपके पास ग्रुप डायनामिक्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप अपने ग्रुप में अपने मेंबरशिप को इंक्रीज़ कर सकते हैं। किस प्रकार? इस तरह से कि आप अपने ग्रुप का जो एक्सेप्टेंस लेवल है या जो ग्रुप की फंक्शनिंग है या जो प्रोसेसेस हैं उन्हें इस प्रकार से स्ट्रक्चर करें, शेप करें कि जो और बाकी लोग हैं वो आपके ग्रुप का मेंबर बनना प्रेफर करें और उनका इंटरेस्ट डेवलप हो आपके ग्रुप की मेंबरशिप को ओन करने में। उसके बाद यह हमें हेल्प करती है क्या? फैसिलिटेट करने में सोशल इंटरेक्शन और अट्रैक्शन। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में यह डिस्कस किया था कि ग्रुप और ग्रुप बिहेवियर के दो जो मेजर कंपोनेंट हैं उनमें से सोशल इंटरेक्शन और अट्रैक्शन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कोई भी ग्रुप बिना सोशल इंटरेक्शन के और कोई भी सोशल इंटरेक्शन बिना अट्रैक्शन के पॉसिबल नहीं है। जब भी हम ग्रुप में बिहेव करते हैं तो बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो सोशल इंटरेक्शन वहाँ पर होगा। और हम किन के साथ इंटरेक्ट करना प्रेफर करते हैं? जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन जिनके साथ हमारा अट्रैक्शन हो, जिन्हें हम पसंद करते हों, जहाँ पर हमारी लाइकिंग हो। तो जहाँ पर हमारी लाइकिंग या हमारी पसंद की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है वहाँ पर हम लोग इंटरेक्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ग्रुप बिहेवियर सोशल इंटरेक्शन और जो सोशल इंटरेक्शन है वह अट्रैक्शन पर एक दूसरे के लिए हेल्प करता चला जाता है। उसके बाद हमें यह और क्या हेल्प करता है? फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो यदि आपके पास ग्रुप डायनामिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग है तब आप यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्रुप में आपको किस प्रकार अपने कम्युनिकेशन के स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना है, उसे प्रमोट करना है और किस प्रकार हमारे ग्रुप में जो कम्युनिकेशन है वो अपनी जगह लेगी या किस प्रकार से एक इन्फॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति तक पहुंचेगी। उसके बाद यह हमें पावर डायनामिक्स को समझने में और ग्रुप के ऊपर कंट्रोल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ग्रुप डायनामिक्स की यदि आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आप समझते हैं, तो आप जो ग्रुप में होने वाली जो पावर डायनामिक्स है अर्थात जो पावर का जो रोल है, जो स्टेटस का जो रोल है, किस प्रकार लोग पावर को ओन करना चाह रहे हैं, किस प्रकार पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या पावर एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो रही है या लोग किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा पावर को अपने पास रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में आपके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और उसके माध्यम से आप ग्रुप के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और यदि आपका ग्रुप के ऊपर एक प्रॉपर कंट्रोल होगा तो आप ग्रुप की जो फंक्शनिंग है उसे आसानी से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। अब है इंटर ग्रुप डायनामिक्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी किस किस का फंक्शन होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब
ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, कितना अच्छा उसका प्रोडक्शन होगा, ये किस किस पर निर्भर करेगा? इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पर, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उसे कौन कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़। किसके लेवल पर? इंडिविजुअल लेवल पर। उसके बाद वो लोग इंडिविजुअल लेवल पर काम कर रहे हैं और अपना जो वर्क है वहाँ कहाँ कोलैबोरेट कर रहे हैं, कहाँ क्यूमुलेट कर रहे हैं? ग्रुप की परफॉर्मेंस पर। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक इंडिविजुअल या कुछ इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर अपनी इफ़ेक्टिवनेस को नहीं बढ़ा सकती है या अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपरली नहीं कर सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल अपने रोल्स को फुलफ़िल करें तथा अपने ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में जो भी कार्य उन्हें दिया गया है उसमें अपना पूरा योगदान दें ताकि जो ग्रुप का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो। उसके साथ साथ क्या इम्पोर्टेंट है? इंटर ग्रुप इंटरेक्शंस। इंटर ग्रुप इंटरेक्शन का यहाँ पर क्या अर्थ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ग्रुप नहीं पॉसिबल है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डिफरेंट कई ग्रुप्स होंगे। तो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस किस में कोलैबोरेट हो रही है? ग्रुप की परफॉर्मेंस में। और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में क्या क्या कोलैबोरेट हो रहा है? इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस, ग्रुप की परफॉर्मेंस और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनका इंटरेक्शन, उनका आपस में संबंध और उनकी सबकी मिलजुल कर एक परफॉर्मेंस। जैसे ग्रुप के लिए ज़रूरी है डिफरेंट इंडिविजुअल का कोलैबोरेशन, उनकी क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस, ताकि ग्रुप की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो सके। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट करें तथा एक दूसरे की कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के माध्यम से ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स हैं, जो गोल्स हैं और जो उसकी फंक्शनिंग है उसे हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अब ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनका इंटरेक्शन और क्यों आवश्यक होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन के सामने कोई कॉम्प्लेक्स या कुछ नई या कोई बड़ी परेशानी आती है तो उस समय क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स को लेकर एक उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो उसके सामने प्रॉब्लम आती है वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ही हो, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो जो प्रॉब्लम है उसमें डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका सबका पार्ट हो, वो सब उससे रिलेटेड हों और वो सारे ग्रुप मिलकर एक यूनिट के फॉर्म में ही उस कॉम्प्लेक्स या उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढ पाएँ। उसके बाद ये जो इंटर ग्रुप इंटरेक्शन है इसमें कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस इंटर ग्रुप डायनामिक्स या रिलेशनशिप को डिटरमाइन करती हैं। तो इसमें एक जो मेजर है वो है ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात वो जो दो ग्रुप्स हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके साथ ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात किस ऑर्गेनाइजेशन में ये ग्रुप इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी फैक्टर्स, तथा टास्क या सिचुएशन से रिलेटेड फैक्टर्स। ये सारे मिलाकर उस इंटर ग्रुप रिलेशंस या इंटर ग्रुप जो डायनामिक्स है उसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखेंगे तो ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स में होते हैं जैसे इंडिविजुअल फैक्टर्स, अर्थात जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी, उनके मोटिवेशन, उनका परसेप्शन, ग्रुप के नॉर्म्स, ग्रुप के रेगुलेशंस, ग्रुप का मोटिवेशन या ग्रुप का साइज़, ग्रुप कितना बड़ा है। तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, वो किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज़, उसको ऑर्गेनाइजेशन का अप्रेजल सिस्टम, उस ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड सिस्टम, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ये सारे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। लेकिन ये जो दो ग्रुप्स हैं जब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके इंटरेक्शन और उनकी डायनामिक्स को भी प्रभावित करते हैं।
उसके बाद टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स और सिचुएशनल फैक्टर्स। टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे रिसोर्स, टाइम, कितना रोल इंटरडिपेंडेंस है, जैसा हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा कि इंटरडिपेंडेंस या रोल इंटरडिपेंडेंस का क्या रोल है, वो किस तरीके से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। वो एम्बिग्यूटी, टास्क की क्या एम्बिग्यूटी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उस टास्क से रिलेटेड हैं, क्या वो क्लियरली मैंशनड हैं, क्लियर मैसेजेस हैं, रूल्स रेगुलेशन क्लियर हैं, कोई उसमें एम्बिग्यूटी नहीं है। ये सब मिलकर क्या डिटरमाइन करते हैं कि किस प्रकार ग्रुप का, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से इंटरेक्शन होगा और जो डायनेमिक्स है उनके बीच में किस प्रकार से डेवलप होगी। तो अब हम लोग इंटर ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप डायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद अब शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव ग्रुप। अर्थात जो इफ़ेक्टिव ग्रुप्स होते हैं उनमें किस किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, या आप कहिए उनके अंदर किस किस तरह के लक्षण मौजूद होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वह है ग्रुप मेंबर किस की तरह बिहेव कर रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ ए लार्जर ग्रुप। एक इफ़ेक्टिव ग्रुप का एक ये बेसिक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है कि जो उसका मेंबर है उसके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस ग्रुप का पार्ट होना, और वो कैसे बिहेव कर रहा है उस ग्रुप का पार्ट होना। जैसे अगर ये एक देश है और उस देश में देश के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि मैं किसकी तरह बिहेव करूं, इस देश के मेंबर की तरह। आई एम इंडियन। तो जब मेरा जो वर्क है या जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी फंक्शनिंग है, मेरा परसेप्शन है, वो किसके बेसिस पर होगा, दैट आई एम एन इंडियन। तो यहाँ पर ये मेरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। लेकिन यदि मेरा परसेप्शन ये हो सिर्फ मैं, तो क्या होगा कि जो मेरा रोल है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो मेरे उस ग्रुप के जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसमें अपना योगदान या एक महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाएगी। उसके बाद ग्रुप एज ए यूनिफाइड यूनिट। ग्रुप यूनिफाइड अर्थात ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप एक है, यूनिफाइड, एक कंपोनेंट है, एक एंटिटी है। तो अगर इस ग्रुप में 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, ये सब लोग यूनिफाइड एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी जो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, जो अपने पर्सनल सेल्फ कॉन्सेप्ट हैं, वो किस में डिज़ोल्व हो रहे हैं, ग्रुप में डिज़ोल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम लोग क्या है, उस एक टीम का, उस एक ग्रुप के मेंबर हैं। तो यहाँ पर हम लोग सब एक डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर क्या बन गए, यूनिफाइड में। इसीलिए कहा जाता है यूनिटी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है या इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब को डिसॉल्व करते हुए हमारा सिर्फ एक फोकस है, वो है यूनिफाइड एंटिटी, एक तरीके से एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। ये जो ग्रुप मेंबर्स हैं इनके पास क्लियर रोल होता है, क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसका अर्थ हुआ कि एक इफ़ेक्टिव ग्रुप में जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको उनकी अपने रोल्स, उस ग्रुप में उनका क्या रोल है, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका उनको क्लियर आइडिया होता है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, जब तक मुझे यही क्लियर नहीं होगा तब तक मैं ग्रुप में जो परफॉर्मेंस है, जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है, उसमें क्या पार्टिसिपेट करूँगा, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा। मैं खुद ही कन्फ्यूज़न में हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरा क्या रोल है। तो जब भी मैं कुछ परफॉर्म करूँगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो ग्रुप परफॉर्मेंस है मैं उसे डिस्टर्ब करूँगा, क्योंकि मुझे ही नहीं क्लियर हो रहा है करना क्या है। कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, तो क्या होगा, उस ग्रुप की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी। उसके बाद सेंस ऑफ वी रादर देन आई, जैसा हम लोगों ने अभी यूनिफाइड या यूनिटी के बारे में डिस्कस किया, यहाँ पर जो मेरा सेंस है, मैं कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वी अर्थात मैं कौन हूँ, मैं सब हूँ, सब, वी ऑल आर टुगेदर, हम सब एक हैं। आई पे मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है, ये कार्य किसने पूरा किया, हम सब ने पूरा किया, इस कार्य को किसने पूरा किया, मैंने पूरा किया। यहाँ पर जो आई और वी का डिफरेंस है, इसमें वी ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है उसे इंक्रीज़ करेगा,
लेकिन ये जो आई का कॉन्सेप्ट है ये क्या करेगा, ग्रुप की परफॉर्मेंस को मिनिमाइज़ करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को क्या चाहिए, ये जो हमारे ग्रुप का गोल है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसे हम अचीव करें। लेकिन जब परफॉर्मेंस कंप्लीट हो, कोई टास्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग सारा जो क्रेडिट है वो ग्रुप को ना देकर कुछ एक या दो मेंबर उस क्रेडिट को लें, तो होगा क्या, नेक्स्ट टाइम जब यही टीम दोबारा काम करेगी तो वो लोग जिनको क्रेडिट नहीं मिला, जिन्होंने वी की फीलिंग के साथ हम रिप्रेजेंट नहीं किया गया, वो क्या होगा, अगली बार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ग्रुप में जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी सक्सेस है या जो भी फेलियर है, हम लोग उसे कैसे लेने वाले हैं, कैसे उसे परसीव करेंगे, वी, ये सारी गलती है तो हम सबकी है। अगर हमने बहुत अच्छा काम किया है, हम सब ने मिलकर अच्छा काम किया है। उसके बाद बैलेंस्ड कन्फॉर्मिटी, हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया कन्फॉर्मिटी का क्या अर्थ है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कन्फॉर्मिटी है वो बैलेंस्ड वे में हो। ऐसा का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एक ग्रुप का मेंबर हूँ तो जैसे सब लोग काम कर रहे हैं मैं भी वैसे ही काम करूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे उनके अलग, बिल्कुल अलग थलग काम करना है। तो यहाँ पर कन्फॉर्मिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, ताकि अगर ग्रुप में कुछ एरर्स हैं या ग्रुप में कुछ गलतियाँ हो रही हैं, लिमिटेशंस हो रही हैं, तो उसके भी चेक बना रहे, उसको भी हम जांच पड़ताल करते रहें। लेकिन क्योंकि हमें ग्रुप के मेंबर की तरह वर्क करना है, तो मैं बाकी के जो बिहेवियर्स हैं, बाकी के जो फंक्शंस हैं, उनके साथ कन्फॉर्मिटी भी बनाए रखता हूँ। इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड कन्फॉर्मिटी। लेस सोशल लोफिंग, सोशल लोफिंग का अर्थ होता है कि जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो कई बार कुछ लोग क्या होते हैं ना, वो उस काम को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रुप की परफॉर्मेंस है, वी है, तो उस ग्रुप में वो बच जाते हैं, काम करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बहुत रूल्स रेगुलेशंस क्लियर आइडिया नहीं है कौन क्या करने वाला है। तो उसे कहते हैं सोशल लोफिंग करना। सोसाइटी में, ग्रुप में, क्राउड में क्या करते हैं, लोफिंग करने लगते हैं, काम पूरा नहीं करते। तो अगर एक ग्रुप बहुत इफ़ेक्टिव है तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस किससे डिटरमाइन हो रही है, इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति, हर पर्सन जो उस ग्रुप का मेंबर है, उसकी परफॉर्मेंस स्टिमुलेट होकर हमारी ग्रुप की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसे डिटरमाइन कर रही है। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग सोशल लोफिंग करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि वो लोग जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, कुछ क्यूमुलेट नहीं करेंगे। तो एक अच्छे ग्रुप में हमेशा सोशल लोफिंग की जो पॉसिबिलिटी है उसे मिनिमाइज रखा जाता है। स्ट्रॉन्ग एंड अप्रोप्रिएट लीडरशिप, हम लोगों ने लीडरशिप के लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जो लीडरशिप है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट टास्क, डिफरेंट इंडिविजुअल के बेसिस पर डिटरमाइन होती है। किस प्रकार का टास्क है, किस प्रकार का कॉन्टेक्स्ट है, किस प्रकार के मेंबर्स हैं। तो यदि एक ग्रुप का जो लीडर है वह अपनी लीडरशिप को उसी के हिसाब से अप्रोप्रिएटली यूज़ करे, या जो लीडरशिप के मेथड्स हैं उन्हें, या लीडरशिप के स्टाइल्स को चूज़ करे, कैसे, जैसा ग्रुप की डिमांड है, जैसे टास्क की डिमांड है, जैसा ग्रुप मेंबर की डिमांड है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग और अप्रोप्रिएट लीडरशिप होगी। तो यदि एक ग्रुप के पास एक स्ट्रॉन्ग और अप्रोप्रिएट लीडरशिप होती है तो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई उनके साथ है जो उसे लीड करेगा, मोटिवेट करेगा, उन्हें आइडिया देगा क्या करना है, कैसे करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लीडर है, वो लीडर जाके वहाँ पे डिस्कस करेगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। तो एक अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल बहुत ज़रूरी है एक इफ़ेक्टिव ग्रुप के लिए। अब जो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें एक है ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट में भी डिस्कस किया था, अब हम उसमें और चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे ग्रुप कोहेसिवनेस के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें एक और है एग्रीमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गोल। कभी भी आप ग्रुप के मेंबर्स, जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, वो कोहेसिवनेस कब ज़्यादा शो करेंगे, जब वो जो गोल हम लोगों ने ग्रुप का बनाया है उससे वो एग्री करें और उस गोल को एक्सेप्ट करें। अर्थात अगर एक ग्रुप का माना गोल है ए को अचीव करना और उस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो
गोल ए को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, उनका कोई एग्रीमेंट है ही नहीं कि हमें ए को अचीव करना है, तो क्या होगा, वो लोग उस ग्रुप में कोहेसिव वर्क नहीं करेंगे, सब लोग मिलजुल कर काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्टिव है जो हमने एग्रीमेंट के थ्रू बनाया है, हम सब लोग एग्री कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए और एक्सेप्ट कर रहे हैं उस गोल को, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि जो हमारा बिहेवियर होगा वो ग्रुप कोहेसिव बिहेवियर होगा। उसके बाद इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, जैसा हम लोगों ने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि इंटरपर्सनल इंटरेक्शन का कोहेसिवनेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जितना ज़्यादा हम इंटरपर्सनल इंटरेक्शन करते हैं, कहाँ करते हैं, जहाँ पर कोहेसिवनेस ज़्यादा होती है। उसी प्रकार से रेगुलर इंटरेक्शन, तो यदि ग्रुप कोहेसिवनेस को हमें बढ़ाना है या बनाए रखना है, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम रेगुलर इंटरवल पर रेगुलरली इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ। तो यदि इंटरेक्शन हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो कोहेसिवनेस बढ़ेगी। यदि प्रॉब्लम्स हैं तो क्वाइट पॉसिबल इंटरेक्शन के माध्यम से हम लोग उन प्रॉब्लम्स को समझें, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें। तो अगर कोई प्रॉब्लम पॉसिबल है भी ग्रुप में, तो क्या होगा, वो कम होती चली जाएगी। किसके माध्यम से? रेगुलर इंटरेक्शन के माध्यम से। उसके बाद जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो किस प्रकार का होना चाहिए कि इफ़ेक्टिव ग्रुप में ग्रुप की नीड के आधार पर, उसमें ये ना फोकस किया जाए कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या नीड है, उस पे ना फोकस करके हम डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का किस बेसिस पर करें, ग्रुप की क्या नीड है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें किसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है, ग्रुप का। तो ग्रुप को अगर आज एज ए ग्रुप कुछ चाहिए तो हम उसको ज़्यादा अलोकेट करें। इंडिविजुअल अगर नीड उसमें कुछ मैनेज हो रही है या आपको कुछ उसमें ऐड ऑन करना है या उसमें कुछ माइनस करना है, तो आप उस पर फोकस ना करें, आप ग्रुप की डिमांड्स, ग्रुप की नीड्स पर ज़्यादा फोकस करें। क्लियर ग्रुप नॉर्म्स, क्लियर ग्रुप नॉर्म्स का अर्थ है, ग्रुप नॉर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए। नॉर्म्स हमें क्या बताता है कि किस ग्रुप में किस प्रकार का जो हम व्यवहार कर सकते हैं वो एक्सेप्टेड है या किस प्रकार का व्यवहार हमें उस ग्रुप में नहीं करना है। तो यदि आपको ग्रुप में ये क्लियरली पता हो कि इस प्रकार का व्यवहार आपको करना है, आपको ये पता हो कि अगर ये इंडिया है, इसका एक इंडियन कल्चर है और इस इंडियन कल्चर में इस तरह के स्पेसिफिक जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है और कुछ ये इस तरह के स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, उन्हें एक्सक्लूजन में डाल दिया जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वो लोग एज ए ग्रुप मेंबर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जब ये क्लैरिटी होती है तो इंडिविजुअल के लिए आसान है अब ये डिटरमाइन करना कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टिमुलस या इस पर्टिकुलर इवेंट या इस सिचुएशन में किस प्रकार बिहेवियर करना है। लेकिन अगर नॉर्म्स ही एम्बिगुअस हों, आपको पता ही ना हो कि अच्छा इसी कल्चर में कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, इस तरह की कंडीशन है तो इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, तो टेक्निकली बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा ये डिटरमाइन करना कि आपको किस प्रकार बिहेव करना है। तो उस कंडीशन में जो ह्यूमन परफॉर्मेंस और जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन हो जाएगी। उसके बाद है ग्रुप कंपोजिशन। ग्रुप कंपोजिशन में हमें किस बात का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? होमोजेनिटी का। हालांकि आजकल के एरा में जहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन है, ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजिकल इतने एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप एक ग्रुप को बहुत ही होमोजेनियस ग्रुप बनाएं। यहाँ होमोजेनियस ग्रुप का अर्थ है कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें सिमिलैरिटी हो, वो एक दूसरे के जैसे हों, होमोजेनियस ग्रुप हो। लेकिन अब पहले ये पॉसिबल भी हो सकता था क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी एक लोकेलिटी पर है तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, काम करने वाले हैं, वो अधिकतर उसी लोकेलिटी के एरियाज़ के हैं। लेकिन जब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, मूव करना बहुत आसान हो गया है, लोग दूसरी जगह से दूसरे शहर से और दूसरे देशों से काम करने आते हैं और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल भी है क्योंकि आपका भी जो प्रोडक्ट है वो अब उस लोकल एरिया में ही नहीं सेल हो रहा है, डिफरेंट जगह पर सेल हो रहा है। तो आपको भी उन डिफरेंट जो लोकेशंस हैं, डिफरेंट जो सिटीज़ हैं, नेशंस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, वो लोग जो उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में होमोजेनियस ग्रुप बनाना डिफ़िकल्ट है, लेकिन
कोशिश की जाती है कि कम से कम करेक्टरिस्टिक्स पर आप होमोजेनियस ग्रुप बनाएं। पॉसिबल हो कि कुछ ना कुछ होमोजेनिटी उन ग्रुप्स में हो, ताकि जो सिमिलैरिटी है वो ज़्यादा हो और जो कोहेसिवनेस है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। साइज़ ऑफ ए ग्रुप का साइज़ भी डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार ग्रुप इफ़ेक्टिवली वर्क करेगा। तो ग्रुप को जैसा ऑब्जेक्टिव मिला हो, जैसे उसके पास रिसोर्सेज हों, जो टास्क हो, उस टास्क को पूरा करने के लिए जितने लोग, जितने रिसोर्सेज की आवश्यकता हो एप्रोप्रिएट वे में, उसी के अनुसार हम लोग ग्रुप के साइज़ को निर्धारित करते हैं। उसके बाद है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड बैलेंस्ड इंटरडिपेंडेंट। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किसी भी ग्रुप की इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ग्रुप मेंबर्स के आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे तो वो ग्रुप कुछ कम रिसोर्सेज में भी, कुछ प्रॉब्लम्स में भी मैनेज कर लेगा और अच्छे से परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ख़राब होंगे तो वो छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करेगा, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम का डिस्कशन करेगा, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर कहेगा कि नहीं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप कॉमन एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जिनके साथ आपके अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, उनके साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका मेजर फोकस उस टाइम पर, उस ऑब्जेक्टिव पर होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन पर होता है और आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मेजर फोकस बार बार कहाँ जा रहा होगा, अरे यहाँ पर ये नहीं है, ये कमी है, इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे साथ इस तरह से बिहेव कर दिया। लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा है तो आप दूसरों की गलतियों को, लिमिटेशन को भी इग्नोर करते हैं और परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके साथ ही बैलेंस्ड इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जैसा कि लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया, जो इंटरडिपेंडेंस है वो बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के ऊपर बाकी लोग डिपेंड कर रहे हैं या एक व्यक्ति ही जो उसको खुद कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरों पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो एक्सचेंज है वो डिसबैलेंस होगा। हो सकता है कुछ लोग उसमें मिसयूज़ करें पावर का, कुछ लोग उस कंडीशन का, उस इंटरडिपेंडेंसी का मिसयूज़ करें, तो आपके ग्रुप की जो फंक्शनिंग है, जो उसका प्रोसेस है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। उसके बाद है मोटिवेशन। ग्रुप को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप ग्रुप के मेंबर्स की एज ए इंडिविजुअल लेवल पर और एज ए ग्रुप लेवल पर आप उनके मोटिवेशन के लेवल को हाई रखें। ये आइडेंटिफाई करें कि इस ग्रुप को कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोटिवेट करते हैं, उनकी नीड्स क्या हैं और किस प्रकार हम उन लोगों के अंदर उस फोर्स को जनरेट कर सकते हैं ताकि वो फोर्स इन लोगों को पुश करे, ग्रुप मेंबर्स को पुश करे क्या अचीव करने के लिए, उस पर्टिकुलर डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद प्रॉपर कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन आज ही नहीं, आज के समय में तो इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा टूल है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। हमेशा से ही इन्फॉर्मेशन और नॉलेज किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो किस प्रकार फ्लो हो रही है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक, और वो किस चैनल से पहुंचते हुए इन्फॉर्मेशन सही जगह पहुंच रही है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चैनल्स यूज़ हुए हैं, नॉइस नहीं है, बैरियर्स नहीं है, स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन का इतना अच्छा है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो बिना किसी प्रॉब्लम के जिस तक पहुंचनी चाहिए उस तक पहुंच जा रही है, रूल्स रेगुलेशंस कम्युनिकेशन के थ्रू डिस्कस किए जा रहे हैं। तो प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी इफ़ेक्टिव ग्रुप के लिए एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। टास्क स्पेसिफिक, जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जो उनके टास्क हैं उनको स्पेसिफाई तरीके से इस्टेब्लिश हों, जो उनके गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हों, स्ट्रक्चर्ड हों, स्पेसिफिक हों, क्या अचीव करना है, किस तरीके से अचीव करना है, प्रोसीजर क्या होगा। ये एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, एक इफ़ेक्टिव ग्रुप के लिए स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक प्रोसीजर एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। तो
अभी हम लोगों ने ग्रुप और ग्रुप डायनामिक्स, इंटर ग्रुप डायनामिक्स के बाद हम लोगों ने इफ़ेक्टिव ग्रुप्स की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग टीम किसे कहते हैं तथा टीम और ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम हैं या एक दूसरे के लिए इन दोनों टर्मिनोलॉजी को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कॉमनली टीम, वर्क ग्रुप, टास्क फोर्स, कमेटी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग टीम को, वर्क ग्रुप को, टास्क फोर्स को, कमेटीज़ को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। मतलब उसी को हम ग्रुप कह देते हैं, उसी को हम टास्क ग्रुप कह देते हैं, उसी को हम कमेटी कह देते हैं, कॉमन एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं जो लिटरेचर में अवेलेबल हैं, जो ये डिटरमाइन करते हैं कि टीम्स और ग्रुप में ये कॉमन डिफरेंसेस हैं। तो जो डिफरेंसेस हैं टीम में और ग्रुप में वो हैं जो वर्क ग्रुप परफॉर्मेंस है, ये किसका फंक्शन होता है? इंडिविजुअल्स के एफर्ट का। इंडिविजुअल का यहाँ पे क्या अर्थ है? मेंबर। किसके मेंबर? उस ग्रुप के मेंबर। जबकि टीम की जो परफॉर्मेंस है ये किस पर ज़्यादा फोकस करती है? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और कलेक्टिव वर्क प्रोडक्ट। अर्थात इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ वो जो स्पेसिफिक टास्क है, उस टास्क को जो कलेक्टिवली जो हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है या कलेक्टिवली हम लोगों ने जो अचीव किया है, टीम की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी फोकस करती है। उसके बाद जो टीम है इसका बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे ग्रुप है, ग्रुप के लार्जर ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जो टीम है वो टीम एक स्पेसिफिक ग्रुप, टीम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए इस्टेब्लिश या डेवलप की जाती है। क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, क्लियर कट टास्क। टीम किस पे फोकस करती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम जब कभी कभी रेज होती है, कोई हमारे सामने प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए या उस प्रॉब्लम से कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग टीम को डेवलप करते हैं। और टीम का क्या फोकस होता है? उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। यहाँ पर जो हम असेसमेंट करते हैं ये किसका करते हैं? टीम में कलेक्टिव जो आउटकम है उसको असेस करते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर कम, जो उनका कलेक्टिव परफॉर्मेंस है उसका ज़्यादा असेसमेंट किया जाता है। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, टीम में सभी मेंबर्स की म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं उस टीम का मेंबर हूँ तो मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसी बाकी लोगों की अकाउंटेबिलिटी है ऐसे ही मेरी भी अकाउंटेबिलिटी है। उस अकाउंटेबिलिटी में हायरार्की, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स के अकॉर्डिंगली कुछ प्लस माइनस कम या ज़्यादा होगा, लेकिन हम सब लोगों की एक म्यूचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी है उस काम को कंप्लीट करने की। टीम कॉमनली ग्रुप के कंपैरिजन में नंबर्स में, साइज़ में छोटी होती है, स्मॉल होती है। उसका साइज़ होता है, जो टीम के मेंबर्स होते हैं ग्रुप के इन कंपैरिजन कम होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड कोलैबोरेटिव स्किल, ये जो हम टीम बनाते हैं इसमें जो हम लोग मेंबर्स को चूज़ करते हैं, इनकी जो स्किल्स होती हैं किस तरह की होती हैं? एक होती है कोलैबोरेटिव अर्थात मिलकर वो लोग स्किल्स को आगे डेवलप करेंगे, उन सब की स्किल्स मिल के कोलैबोरेट होकर उस टास्क को अचीव करेगी। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मेरे पास एक स्किल है, दूसरे के पास स्किल है, तो वो जो स्किल है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, मेरे पास स्किल नहीं है लेकिन तुम्हारे पास है, ठीक है, हम दोनों ने एक टीम बना दी, क्योंकि उस टास्क को पूरा करने के लिए तुम्हारी स्किल की भी ज़रूरत है, मेरी भी स्किल की ज़रूरत है, तो हम दोनों मिलकर उस टास्क को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि दोनों की स्किल्स अब हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। उसके बाद क्योंकि टीम शॉर्ट साइज़ में कम होती हैं, प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती हैं, तो इनका जो सोशल नॉर्म्स हैं, क्योंकि सोशल एंटिटी इनकी इतनी वेल इस्टेब्लिश नहीं होती है, तो सोशल नॉर्म्स पर इनका कम फोकस होता है। टीम्स को हम लोग कभी कभी सबसेट ऑफ ग्रुप मतलब ग्रुप के एक छोटे फॉर्म के रूप में भी समझ सकते हैं। हाई इंटरडिपेंडेंस, टीम के जो मेंबर्स होते हैं इनके अंदर
जो इंटरडिपेंडेंस है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सब लोग एक स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर नॉलेज को लेकर, स्किल को लेकर और एक्सपर्टीज़ को लेकर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि ग्रुप्स में हम लोग इंटरपर्सनल रिलेशन, सोशल इंटरेक्शन, म्यूचुअल टास्क डिपेंडेंस, बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं, नॉर्म्स। लेकिन यहाँ हमारा जो मेजर फोकस होता है नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज़ को लेकर होता है। इसके बाद टीम्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो उसमें एक है क्वालिटी सर्कल। जो क्वालिटी सर्कल होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो कुछ एम्प्लॉयज़ एक ही एरिया के उन लोगों को ले लेते हैं, और ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनका क्या मेजर पर्पस होता है, क्वालिटी पर फोकस करना, रेगुलरली डिस्कस करना किससे रिलेटेड, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम से, क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम से, और सॉल्यूशंस को प्रपोज करना। तो क्वालिटी सर्कल्स किसी एक एरिया के होंगे, स्पेसिफाइड होंगे, एक्सपर्ट होंगे, कॉमनली क्वालिटी पे फोकस करेंगे डिस्कशन करके, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरी होती है क्रॉस फंक्शनल टीम। जैसा नाम से ही है क्रॉस फंक्शनल, अर्थात डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट एरियाज से हम लोगों को लेते हैं, क्रॉस डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड। वो डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट एक्सपर्टीज़ रखते हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज़ है, अलग अलग स्किल्स हैं। लेकिन इनका फोकस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एट लार्ज। ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिट, एक इस्टेब्लिश मान के एट लार्ज वो लोग अपना काम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। इसका क्या फोकस होता है, कॉमनली छोटे समय के लिए टेम्परेरी बेसिस पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम बनाते हैं जब हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है या इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम डिफरेंट मेंबर्स को कलेक्ट करते हैं, और उनका जो पर्पस होता है वो होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम या टास्क का सॉल्यूशन ढूंढना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसका सॉल्यूशन प्रपोज करना। और इसके लिए हम लोग कई बार क्रॉस फंक्शनल टीम्स का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के सामने है तो हो सकता है उसके लिए हमें डिफरेंट एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत हो, जो हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट एरियाज से मिले। तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स को हम लोग यूटिलाइज़ करते हुए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं, और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उस टीम को डिसॉल्व कर देते हैं। उसके बाद वर्चुअल टीम, जैसा कि आजकल डे बाय डे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यूज़ करते हुए, इंटरनेट का यूज़ करते हुए अपनी टीम्स को डेवलप करते हैं। इससे हमें क्या एक बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर हमें फेस टू फेस इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, और जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट लोकेलिटीज़, डिफरेंट एरियाज से भी काम कर सकते हैं। किसका यूज़ करते हुए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। उसके बाद जो नेक्स्ट टीम होती है उसे हम कहते हैं सेल्फ मैनेज टीम। सेल्फ मैनेज टीम का क्या अर्थ होता है कि वो टीम अपने आप को खुद मैनेज करेगी और बाकी टीम को भी मैनेज करेगी। तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, ज़्यादा, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी है चीज़ों को मैनेज करना, और साथ ही साथ क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है तो उनके पास ऑटोनॉमी भी ज़्यादा होती है। उसके बाद फोकस ऑन द आउटकम और द प्रोडक्ट। इनका मेन जो फोकस, मेन जो पर्पस होता है वो होता है बेटर परफॉर्मेंस, बेटर आउटकम, बेटर प्रोडक्ट। ये हाई ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। इस तरह की टीम या इस तरह की टीम के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर कमिटमेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन की मात्रा काफ़ी होती है, क्योंकि ऑटोनॉमी का कमिटमेंट और जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ एक कोरिलेटेड रिलेशनशिप है। तो इसी कारण ये लोग ज़्यादा कमिटमेंट और सेटिस्फैक्शन शो करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट टीम। अब यहाँ पर क्या है फोकस, मैनेजर्स का। तो डिफरेंट एरियाज से, डिपार्टमेंट से हम लोग मैनेजर्स को कलेक्ट करते हैं और एक मैनेजरियल टीम बनाते हैं, जो नेचर में रिलेटिवली परमानेंट होती है, स्टेबल होती है, उसके मेंबर्स स्टेबल होते हैं। तो आप देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट की टीम होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो समहाउ काफ़ी लंबे समय तक उस टीम के मेंबर बने रहते हैं।
इनका क्या फोकस होता है? कोऑर्डिनेशन अमंग टीम। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्हें उनकी मैनेजरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उन्हें मेंटर करते हैं, काउंसल करते हैं, और अगर ज़रूरत होती है तो उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं टीम इफ़ेक्टिवनेस को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें जो पहला है वो है टास्क कैरेक्टरिस्टिक। टास्क कैरेक्टरिस्टिक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम लोगों ने टीम की डेफिनेशन और डिफरेंसेस में ही डिस्कस किया कि जो टीम है ये बहुत ज़्यादा टास्क स्पेसिफिक होती है और टास्क से रिलेटेड काम को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। तो इसमें जो पहला है कंजेक्टिव टास्क। अब ये किस तरह के टास्क होते हैं? हाई इंटरडिपेंडेंस। इन टास्क में जो इंटरडिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है। हर व्यक्ति के पास एक स्पेसिफिक टास्क होता है और उस व्यक्ति को वो स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करना होता है। यदि एक मेंबर फेल हो जाता है अपने उस टास्क को कंप्लीट करने में, तो वो जो पूरी टीम है उस टीम का पूरा परफॉर्मेंस लो हो जाता है और वो पूरी टीम उस टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो जाती है। उसके बाद यहाँ हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि हमारी एक टीम है, उसमें 10 लोग हैं, तो मेरी उस टीम की सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? मेरे उस टीम का वीकेस्ट मेंबर। क्यों? क्योंकि ये जो टास्क है, इस टास्क में हम सब के पास अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अगर एक व्यक्ति भी हार गया तो क्या होगा? हमारी पूरी की पूरी टीम हार जाएगी। जैसे रिले रेस में आप देखें तो अगर 4 लोग हैं, 3 लोग जीत भी गए, लेकिन अगर फोर्थ अपना वो टास्क पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया तो उन 3 के बेसिस पे आप नहीं जीतेंगे। क्या होगा? वो पूरी टीम ही हार गई। किसकी वजह से? क्योंकि एक व्यक्ति अपना काम पूरा नहीं कर सका। उसके बाद है डिसजेक्टिव टास्क। इसमें किस तरह के होते हैं? जहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली या अलोन भी उस टास्क को कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरह की कंडीशंस में जो इंटरडिपेंडेंस होती है वो किस तरह की होती है? मॉडरेटली हाई लेवल की इंटरडिपेंडेंस इस तरह के टास्क में पाई जाती है। अब वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक इंडिविजुअल जो परफॉर्म नहीं कर सकता वो किस पर डिपेंडेंट हो जाता है? जो व्यक्ति कर सकता है। तो अगर एक व्यक्ति है वो कुछ काम नहीं कर, मतलब वो अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता है, तो उसकी डिपेंडेंसी उस व्यक्ति के ऊपर जो उस टास्क को पूरा कर सकता है उस पर हाई हो जाती है। लेकिन रिवर्ट में क्या होता है? अगर एक व्यक्ति है जो खुद अकेला इंडिपेंडेंटली उस काम को पूरा कर सकता है तो उसकी डिपेंडेंस दूसरे के ऊपर उस लेवल की नहीं होती है। फिर एडिटिव टास्क में क्या होता है? जो हर इंडिविजुअल होता है उसका अपना अपना प्रोपोर्शन होता है कार्य पूरा करने का, और वो जो प्रोपोर्शन होता है वो ऐड ऑन होता चला जाता है। तो एक व्यक्ति ने इतना काम किया, फिर दूसरे व्यक्ति ने थोड़ा और काम किया, इसमें ऐड ऑन हो गया, फिर तीसरे व्यक्ति ने काम किया, वो भी उसमें ऐड ऑन हो गया, चौथे ने काम किया, वो भी उसमें ऐड ऑन हो गया। तो जैसा हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ में देखते हैं कि एक क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी, उसके ऊपर दूसरी क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी ऐड ऑन हो गई, फिर तीसरी की फिर ऐड होगी, तो वो जो होता है क्यूमुलेट होती चली जाती है। तो इस तरह के टास्क में जो टोटल ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस, सारे ग्रुप की जो टोटल परफॉर्मेंस होती है वो कैसी होती है? ऐड कर दो सभी ग्रुप मेंबर्स की परफॉर्मेंस को, तो हमारे पास टोटल ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है सेंस ऑफ ऑनरशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात कि एक इफ़ेक्टिव टीम में जो व्यक्ति होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? ऑनरशिप की, रेस्पॉन्सिबिलिटी की का परसेप्शन होता है। उनको लगता है कि कौन है? ये टीम मेरी है, मैं ओन करता हूँ इस टीम को। मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो सारे काम पूरे करूँ जो इस टीम के लिए ज़रूरी हैं, इस टीम की परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है, इस टीम के ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज़रूरी हैं। तो जैसे यदि आपको लगता है ये आपका घर है, तो आप क्या करेंगे? उस घर की सफाई करेंगे, उस घर के लिए जो जो ज़रूरी काम है आप कर सकते हैं वो काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप है। अगर आपको लगता है घर आपका नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसमें कुछ ख़राब हो रहा है तो भी आप उससे ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। उसी प्रकार से ऑनरशिप, एक यूनिट की तरह मानना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इफ़ेक्टिवली पूरा करना। उसके बाद है कोलैबोरेशन अर्थात सहयोग। यहाँ पर इंडिविजुअल एफर्ट लेस प्रोडक्टिविटी, अर्थात अगर मेरा सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट पे फोकस होगा तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कैसी होगी? टीम की कम हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा फोकस कलेक्टिव एफर्ट्स पर होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने पर होगा, तो क्या होगा? मेरे पास ज़्यादा आउटकम्स होंगे।
उसके साथ ही कोलैबोरेशन ऑफ स्किल सेट। तो जब आप डिफरेंट स्किल सेट्स को कोलैबोरेट करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, जोड़ दे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि अब जो टीम की इफ़ेक्टिवनेस है वो आगे जाके बढ़ जाएगी। उसके बाद लीडरशिप का अर्थ है कि सही लोगों को सेलेक्ट करना उस टीम में, उस कार्य में जो जिसकी ज़रूरत है। उसके बाद टीम ओरिएंटेड टैक्टिक्स, अर्थात टीम से रिलेटेड जो टीम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सके ऐसी स्ट्रेटजीज़ को बनाना, टैक्टिक्स को बनाना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, जैसा हम लोगों ने ग्रुप इफ़ेक्टिवनेस और ग्रुप बिहेवियर में भी पढ़ा था कि कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एक इन्फॉर्मेशन को ग्रुप के एक मेंबर से या टीम के एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक पहुंचाने में। उसके साथ ही कल्चर एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, तो कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि किस प्रकार से जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे। और कल्चरल डाइवर्सिटी, तो अगर डिफरेंसेस हैं कल्चरल में, टीम के मेंबर्स में, तो उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, उस डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंगली वर्क करना, ताकि जो टीम है एज ए यूनिट अच्छा परफॉर्म करे रादर देन द इंडिविजुअल इटसेल्फ। तो आज हम लोगों ने वर्क ग्रुप डायनामिक्स, टीम और ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस तथा जो ग्रुप इफ़ेक्टिवनेस को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो, तथा टीम इफ़ेक्टिवनेस को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। तो ग्रुप से संबंधित व्यवहार के बारे में आज हम लोग इस चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित अन्य विषयों के बारे में इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक